हम्म। सर स्क्रीन दिख रहा है क्या? हाँ मैडम, स्क्रीन दिखाई दे रही है। ओके ठीक है, आवाज आ रही है ना सर? हाँ हाँ। और कुछ डिस्टर्बेंस होगा तो मैं खुद ही बोलूंगा ओके आपको। चलेगा सर, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नेहा सिंह, प्रभा देवी मनपा माध्यमिक स्कूल से आप सभी का बृहन महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग में आप सभी का आज स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग गणित भाग एक पर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी का जहाँ तक लगभग सभी विद्यालयों का पोर्शन हो गया है। आप लोगों का रिवीजन भी चालू हो गया है और बहुत सारे मतलब आप लोग ऑनलाइन टेस्ट भी दे रहे हैं, घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसी संदर्भ में आज हम लोग क्वेश्चन पेपर जो आपको आने वाला एग्जाम है उसके ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार का आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें से क्वेश्चन नंबर 1A जो आपका पहला क्वेश्चन होने वाला है उसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों को ये दिख रहा होगा इस प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है। क्वेश्चन पेपर ऐसा रहेगा और इसमें से आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1A इसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्वेश्चन नंबर 1A किस प्रकार से होता है, कैसे सॉल्व करना होता है और क्या करना होता है। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 1A आप लोग का पहला क्वेश्चन होगा और पूरी पेपर में सबसे सिंपल क्वेश्चन 1A ही होता है। ठीक है, अब इसमें करना क्या होता है, तो 1A में दिया होता है कि निम्नलिखित उप प्रश्नों के विकल्प में से सही विकल्प का वर्णाक्षर लिखो। ठीक है, तो क्या होता है 1A में आपको क्वेश्चन दिया होगा। 1A में आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया होगा और उस क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे ABCD करके। ठीक है, जैसा आप बहुत सारे क्विज वगैरह में देखते हैं, आप टीवी शो में देखते हैं क्विज रहते हैं उसके 4 ऑप्शन होते हैं, उसी प्रकार आपको इन क्वेश्चंस के भी 4 ऑप्शन दिए होंगे। जैसे अब ये पहला क्वेश्चन हमको दिख रहा है, इसके 4 ऑप्शन दिए हैं ABCD, उनमें से कोई एक ऑप्शन या एक जो उसका उत्तर होगा वो सही उत्तर होगा। हेलो, हाँ। तो इसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से कोई एक ऑप्शन या उत्तर जो होगा वो सही होता है। जैसे हम लोग क्विज वगैरह में देखते हैं वैसे ही ABCD टाइप इसमें क्वेश्चन होता है। और ये क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये आपको 4 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आते हैं और आपको इसमें से 4 क्वेश्चन करने होते हैं, 1 2 3 4। और इसमें आपको कोई चॉइस नहीं मिलती है, आपको चारों के चारों क्वेश्चन करने होते हैं। तो मतलब जो क्वेश्चन नंबर 1A है इसका वेटेज कितना होता है, 4 मार्क्स का होता है और क्वेश्चन भी आपको चारों के चारों सॉल्व करने हैं। मतलब एक क्वेश्चन जो है आपका वो 1 मार्क्स का होगा और बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, 4 ऑप्शन दिए होते हैं। अब इसमें मार्क्स कैसे आपको मिलते हैं, मार्क्स इसमें आपने अगर सपोज फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, ठीक है, आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, तो जो आपका उत्तर आता है वो आपको इस ऑप्शन में ढूंढना है कि इस ऑप्शन में कौन सा राइट उत्तर है। मान लीजिए उसका राइट उत्तर है ऑप्शन ए। ठीक है, मान लीजिए इसका राइट उत्तर है ऑप्शन ए, तो आप ऑप्शन ए में क्या दिया है, 4 दिया है। तो जब आप उत्तर लिखेंगे तो आपको 4 नहीं लिखना है, तब आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1A का 1 का आंसर क्या होगा, ए। 4 जो है वो कौन से ऑप्शन के साथ दिया है, ऑप्शन ए के साथ, तो आपको ऑप्शन ए लिखना है, 4 नहीं लिखना है। अगर आप जब आपने ये सॉल्व किया और आपको जो भी उत्तर मिला आपने वो उत्तर लिखा है तो उसके आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आपने ऑप्शन सही लिखा है कि वो ऑप्शन ए के साथ है, बी के साथ है, सी के साथ है या डी के साथ है, तो आपको इसमें ऑप्शन के ऊपर मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, ये किस प्रकार, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया तो फर्स्ट पेज पे मान लीजिए आपने लिख दिया कि क्वेश्चन का आंसर राइट है ए, आपने नेक्स्ट पेज पे लिख दिया आंसर है बी, थर्ड पेज पे लिख दिया आंसर है सी, फोर्थ पेज पे लिख दिया आंसर है डी। ठीक है, अब आपको ये तो पता है कि चारों में से कोई एक आंसर सही होने वाला है, लेकिन अगर आप ये मिस्टेक करेंगे
कि आपने चारों के चारों ऑप्शन लिख दिए या 3 ऑप्शन लिख दिए या 2 ऑप्शन लिख लिए, तो आपको नहीं मार्क्स मिलेगा। आप जो पहली बार जो अटेम्प्ट करेंगे, जो पहली बार ऑप्शन लिखोगे, उसी आंसर को सही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप पेपर में हर जगह उसके अलग-अलग ऑप्शन लिख दोगे, तो कोई ना कोई एक ऑप्शन तो सही होने वाला है, उस पे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो जो पहली बार आप ऑप्शन लिखेंगे ए, बी, सी, डी में से आपका सही अगर आपने ऑप्शन सही लिखा है तो आपको मार्क्स मिलेगा, अगर आपने गलत लिखा है तो उसका मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना कि ऑप्शन चॉइस ये नहीं करना कि कंफ्यूज होना नहीं। जब आप इसको सॉल्व कर ले, आपको समझ में आ जाए कौन सा आंसर राइट है तो वही आंसर लिखिए। ये नहीं कि ए और बी दोनों ऑप्शन लिख देना कि ए या बी में से दोनों कुछ तो सही होगा, तो कुछ सही होने के चक्कर में आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों में से जो इसके स्टार्टिंग में क्वेश्चन में हम यहाँ पे दिया गया है कि पहले प्रयास पे ही मूल्यांकन किया जाएगा। ठीक है? ऐसा नहीं कि आप ए, बी, सी, डी चारों लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। तो ये बात का आप ध्यान रखना। और क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 4 ऑप्शन के साथ होते हैं। अब ये लिखना कैसे होता है देखते हैं हम लोग। अब जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 ए सॉल्व किया, ठीक है? उसके बाद इसमें 4 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट का आंसर मान लीजिए ए है, तो आप ऐसे लिखेंगे आंसर 1 का ए। सेकंड का आंसर, जो सेकंड क्वेश्चन है उसका मान लीजिए आंसर सी है, तो आप लिखेंगे सेकंड का ऑप्शन कौन सा राइट है, सी। थर्ड का अगर ऑप्शन राइट है बी, तो आप लिखेंगे थर्ड का बी। फोर्थ का ऑप्शन अगर मान लीजिए ए राइट है, तो आप ऐसे लिखेंगे फोर्थ का बी। इतना लिख देना है। इसके बाद ये नहीं कि कॉमा करके इसके बाजू में, ऐसा नहीं करना है कि इसके बाजू में कॉमा करके मैं बी ऑप्शन भी लिख दूं, तो ये गलती मत करना, क्योंकि आपने जो पहली बार जो लिखा है उसी के ऊपर आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है? और ये नहीं कि एक जगह मैंने क्वेश्चन नंबर 1 ए को इस प्रकार लिख दिया, दूसरे पेज पे मैं जाऊं क्वेश्चन नंबर 1 ए वापस लिखूं और ऑप्शन बदल दूं, तो उस पे मार्क्स नहीं मिलेगा। जो आप पहली बार लिखेंगे आपको उसी पर मूल्यांकन किया जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है और हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है। टोटल क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, 4 क्वेश्चन होता है। ठीक है? तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन कैसे लिखना है मैंने आपको बता दिया है। आपको जो भी आंसर आता है वो आंसर नहीं लिखना है, आपको देखना है कि एक सेकेंड, जो भी आंसर आता है वो आंसर नहीं लिखना है, आपको देखना है कि वो कौन से ऑप्शन के साथ दिया है, ए, बी, सी, डी, कौन से ऑप्शन पे वो आंसर दिया है, तो वो ऑप्शन लिखना है। जैसे कि ए ऑप्शन है कि बी है कि सी है कि डी, ये आपको लिखना होता है। उसके ऊपर आपको जो वर्णाक्षर आप लिखते हो ए, बी, सी, डी, उसके ऊपर आपको मार्क्स मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, कुछ 1 में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ टाइप के हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन होते हैं, तो हम लोग हर एक पार्ट से जितना हम लोग क्वेश्चन कवर कर सकते हैं उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम लोग 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण, ये पार्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन दिया है कि x प्लस वाई बराबर 3 और 3x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, इन युगपत समीकरण को हल करने के लिए d का मान कितना होगा। ठीक है? आपको 2 समीकरण दिया है और इन युगपत समीकरणों को हल करने के लिए d का मान आपको ज्ञात करना है। और आपको यहाँ पर और आपको यहाँ पर और आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिए, ए, बी, सी, डी, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो आपको सॉल्व करके देखना है। ठीक है? तो अभी क्या करेंगे हम लोग, जैसे हमको 2 समीकरण दिया है, x प्लस वाई बराबर 3 एक समीकरण है, दूसरा समीकरण है 3x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है? युगपत समीकरण की हम लोग बात कर रहे हैं, तो दोनों समीकरण को क्या करेंगे,
जो युगपत समीकरण का मानक स्वरूप होता है उससे हम लोग इसकी तुलना कर लेंगे। a1x प्लस b1y इज इक्वल्स टू c1, और दूसरी की तुलना करेंगे a2x प्लस b2y इज इक्वल्स टू c2। ठीक है, अब क्या करेंगे, a1 का मान लिख लेंगे। a1 किसके साथ होता है, x के गुणांक के साथ है। तो हाँ, a1 कहाँ पर है, x के गुणांक के साथ है। तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है, कुछ नहीं है, तो हम लोग क्या मानेंगे, 1 है। तो a1 के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। वैसे y के साथ गुणांक में क्या है, b1 है। तो y के साथ यहाँ पर गुणांक में कुछ नहीं है, तो क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। फिर c1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दूसरे समीकरण से तुलना करेंगे तो a2 बराबर कितना हो जाएगा, सिमिलर वे में a2 बराबर 3 हो जाएगा, b2 बराबर -2 हो जाएगा, और c2 बराबर, यहाँ पे देखो समीकरण में -4 दिया है और लिखते वक्त यहाँ पर 4 लिखा है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि क्या किया है, 4 का पक्षांतर किया है, 4 का पक्षांतर करके उसको इस तरफ लाया। जब भी हम लोग किसी चीज का पक्षांतर करते हैं तो माइनस होगा तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा। तो 4 यहाँ पर माइनस है, जैसे उसका पक्षांतर इस तरफ करेंगे वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। इसलिए C2 बराबर क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, D का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा कि D का फॉर्मूला क्या है। तो D बराबर A1 A2 B1 B2 बराबर, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मान रख देंगे। A1 का मान क्या है, 1 है। A2 का मान क्या है, 3 है, यहाँ पे रख देंगे। B1 का मान क्या है, 1 है। B2 का मान क्या है, -2 है। इस प्रकार रख देंगे। अब ये निश्चयक है, निश्चयक को कैसे सॉल्व करते हैं हमको मालूम है, तिर्यक गुणा करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग, जहां से ये दिया हुआ है वहीं से स्टार्ट करेंगे। मतलब कहाँ से, 1 से इसका तिर्यक गुणा यहाँ करेंगे और ये वाले 1 का तिर्यक गुणा यहाँ करेंगे, इस प्रकार। तो 1 का गुणा जब -2 में होगा, और आपको पता है बीच में माइनस का निशान आता है, और यहाँ पे क्या होगा, 1 का गुणा 3 में होगा। तो 1 गुणे -2 कितना हो जाएगा, -2 मिलेगा, और 3 एकम 3, और आगे क्या लगा है, माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, -3। -2 और -3 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, -5। तो D का मान कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब D का मान 5 मिल गया, तो क्या हमको यहाँ पे छोड़ देना चाहिए क्वेश्चन, नहीं। इसके बाद हम लोग को -5 को जो ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर हमारे पास ABCD, इसमें से चेक करना है कि -5 कौन से ऑप्शन के साथ है। तो -5 कहाँ है ऑप्शन के साथ, ऑप्शन नंबर सी के साथ। तो हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, आंसर है सी। समझ में आया, आपने अगर क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको उत्तर मिल गया, और आप यहीं तक छोड़ देंगे और उसके बाद आप ऑप्शन नहीं लिखेंगे कि कौन से ऑप्शन पे ये राइट आंसर है, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो जैसे आपका आंसर आ जाता है, आप अपने ऑप्शन में उसको चेक करिए कि कौन से ऑप्शन के साथ ये है। तो यहाँ पर -5 कौन से ऑप्शन के साथ है, सी के साथ है। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये आपने इतना ये सॉल्व किया तो आपको कोई मार्क्स नहीं है, लेकिन जब आपने ये आंसर लिखा कि आंसर सी है, तभी आपको मार्क्स है। ये चाहे तो आप ये जो इतना सॉल्व करना है, ये चाहे तो आप लोग रफ में भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप उस वक्त पेपर में ही सामने सामने करें। ये क्वेश्चन नंबर 1A की बात हो रही है, बाकी क्वेश्चंस की नहीं बात हो रही है कि बाकी सब आप रफ में सॉल्व कर दो और सिर्फ उत्तर लिखो, ऐसा नहीं है। मैं क्वेश्चन नंबर 1A की बात कर रही हूँ। तो 1A में आप चाहें तो इसको रफ में सॉल्व करिए, और अगर आपको मतलब जैसे मैंने इसको थोड़ा सा लेंदी वे में आपको तुलना करके बताया है, आप उतना जैसे कि आप लोगों का रिवीजन चल ही रहा है, आपके लिए बहुत सिंपल होता है A1 B1 C1 का मान रखना। तो आप डायरेक्ट वे में भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, डी से भी हम लोग फॉर्मूला लिखकर मान प्रतिस्थापित कर कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये तुलना करना और ये सब करना, क्योंकि इन सब 1A की जहां हम लोग बात कर रहे हैं, इनमें से किसी भी स्टेप को आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है। आप इसको और लंबी कर देंगे तो भी कोई मार्क्स नहीं है। मार्क्स सिर्फ मिलेगा अगर आपने ऑप्शन सही लिखा है तो। जैसे ऑप्शन सी है, आपने ऑप्शन सी लिख दिया, सिर्फ सी लिखा है,
आपने ये सॉल्व कुछ भी नहीं किया तो भी आपको मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि 1A क्वेश्चन नंबर 1A में आपको ऑप्शन लिखने पे मार्क्स है, न कि सवाल हल करने पे मार्क्स है। तो आप ये कहीं पे रफ में भी सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में। इतना सिस्टमैटिक सॉल्व करने के बाद, इतना सिस्टमैटिक आपको जरूरत नहीं कि आप पेपर में सॉल्व करें, आप रफ में भी जैसा आपको जमता है, क्योंकि ये क्वेश्चन चार क्वेश्चन है और 4 मार्क्स के हैं, और जितना इजी, क्योंकि आपको पेपर भी कंप्लीट करना होता है और छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, तो आप फटाफट सॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण में हम लोग इस प्रकार का एक क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 1A में। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपको 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण इस पार्ट से, इस प्रकरण से आपको इस प्रकार का निश्चय दिया जा सकता है, और निश्चय का आपको मान ज्ञात करना होता है। ठीक है, इसमें ये याद रखना, क्वेश्चन नंबर 1A में हर क्वेश्चन में आपको हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन होगा ही, उसी 4 ऑप्शन में से आपको आंसर चूज करना है। ठीक है, अब इसमें क्या है, निश्चय दिया हुआ है, निश्चय का मान कैसे ज्ञात करना है ये याद रखना। जब भी हम लोग हम लोग पेपर चेक करते तो हम लोग देखते हैं कि बच्चे गुना करते वक्त गलती कर देते हैं, उनको सीक्वेंस याद नहीं रहता कहाँ पे किसका गुना करना था। तो ये याद रखो, जहां से आपका सवाल शुरुआत हो रही है, यहाँ से आपकी सवाल की शुरुआत हो रही है, तो यहीं से आपको गुना करना है। तो 4 का गुना डायरेक्ट अपोजिट तिर्यक गुणा करना है, और 3 का भी क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है, और बीच में माइनस का साइन लगाना है, और कुछ नहीं करना है। निश्चय का मान ज्ञात करना बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्टार्ट यहीं से करना है, कहां से, जहां से भी आपका सवाल स्टार्ट हो रहा है वहीं से गुणा करना है। किसका करना है, तिर्यक गुणा, मतलब सामने वाले से तिरछा गुणा करना है, और उसके बाद जो बाकी दोनों संख्या है उनके बीच में भी गुणा करना है, और बीच में क्या लगाना है, माइनस का निशान लगाना है। तो 4 का गुणा 7 में करेंगे, बीच में माइनस का निशान लगाएंगे। 3 का गुणा 2 में करेंगे, तो 7 चौक 28, 3 दूनी 6। ठीक है, तो 28 में से 6 गया, कितना आया, 22। तो क्या मुझे यहीं पे ये आंसर लिख के छोड़ देना है, नहीं, इसके बाद क्या करना है, ये 22 को मुझे चेक करना है कि मेरे पास जो ऑप्शन है उसमें से ऑप्शन कहाँ पे सही है। तो अभी जैसे ऑप्शन ए में 12 दिया है, बी में 22 दिया है, सी में -12 है, और डी में -22 है। मेरे को आंसर क्या मिला है, 22। तो -22 और 22 में भी कंफ्यूज मत होना, आपका ऑप्शन क्या होगा, राइट 22। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन राइट होगा, बी। तो इस जगह पर आप लिखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट है। बाकी ये जो स्टेप्स है इसके आपको कोई मार्क्स नहीं, आपको सिर्फ मार्क्स है आपके ऑप्शन राइट लिखने पे, वो भी एक बार लिखने पर। ये नहीं कि मैं एक जगह बी लिखूं, फिर दूसरी जगह सी, तीसरी जगह डी, और एक जगह और मौका मिलेगा तो मैं ए भी लिख दूं। इस प्रकार से लिखने पर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। जो आप पहली बार ऑप्शन लिखेंगे सिर्फ उस पे मार्क्स है, आप चारों बार ऑप्शन लिखते जाएंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण में इस प्रकार का एक और क्वेश्चन आ सकता है। एक हमने देखा डी का मान निकालने के लिए, एक आ सकता है हमको निश्चय का मान ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण में आगे का देखेंगे। एक्स तथा वाई चरांक वाले युगपत समीकरण के लिए हमको dx का मान दिया होगा, dy का मान दिया है, dx बराबर 56 दिया है, dy बराबर -35 दिया है, तथा d बराबर 7 हो तो y का मान कितना होगा। इसके भी 4 ऑप्शन रहेंगे। तो y का क्या फॉर्मूला है, y ज्ञात करने का फॉर्मूला है dy बटे d। तो dy का मान कितना दिया हुआ है, तो dy का मान कितना दिया हुआ है, -35। तो क्या करेंगे, dy की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, -35। d का मान कितना दिया हुआ है, 7। तो d की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 7।
तो -35 और 7 है। 7 में आप क्या करेंगे, 35 को 7 से भाग देंगे। जब 35 को 7 से भाग देंगे तो 7 बचे 35, और ये याद रखना है कि dy के आगे क्या लगा है, माइनस लगा है, तो उत्तर क्या आएगा, -5। क्या लगाना रहेगा, -5। ऑप्शन में चेक करेंगे, एक जगह 5 उत्तर दिया, एक जगह -5। -5 क्यों है आप लोग को पता है ना, क्यों? क्योंकि 35 के आगे क्या लगा था, माइनस लगा था, इसलिए उत्तर में भी क्या रहेगा, -5। तो एक जगह ऑप्शन हमको 5 है और एक जगह -5 है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे आंसर इज इक्वल्स टू ए। इतना आपको करना है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को कैसे करना है? आपको 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन लिखना रहेगा, जो भी आप सॉल्व करके आपको मिलेगा। इसमें जो 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण है, इसके कुछ प्रश्नों की चर्चा मैंने पिछले वाले मेरे वीडियो में किया था। आप लोग वो चाहे तो बीएमसी एजू 10th में जाकर आप उसमें से कुछ 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण में कुछ प्रश्नों की चर्चा वहां की थी, आप वहां पर भी देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो है वर्ग समीकरण। तो अब हम लोग वर्ग समीकरण में देखते हैं कि किस प्रकार के 1 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर 1A में किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन हमको दिया है x² - 7x + 5 = 0 वर्ग समीकरण की उसके मानक रूप से तुलना करके a का मान लिखो या ज्ञात करो, ठीक है। तो ये तो पहले हम लोग क्या किए, समीकरण को उतार लेंगे, x² - 7x + 5 = 0। इसकी क्या करेंगे, मानक रूप। आप सबको पता है वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या होता है, a² + bx + c = 0। इससे तुलना करेंगे, ठीक है। अभी x² के साथ गुणे में यहाँ पर क्या है, a है, तो मतलब यहाँ पर भी x² के साथ गुणे में क्या होगा, a होगा, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं दिया है, तो कुछ भी नहीं होता है, तो हम लोग क्या मानते हैं, a। तो a का मान क्या आने वाला है, a का मान आएगा 1। अब इसको क्या करेंगे, ऑप्शन में चेक करेंगे, तो ऑप्शन सी जो है, ऑप्शन सी पे क्या दिया है, 1, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। और आपको ये याद रखना है, जैसे अब ये क्वेश्चन में मैंने ए लिया है, वैसे ही आपको आ सकता है कि वर्ग समीकरण की उसके मानक रूप से तुलना करके बी या सी का भी मान आ सकता है कि बी या सी का मान लिखो। तो जैसे अभी यहाँ पे दिख रहा है आपको ए, x² का जो गुणांक होता है वो क्या हो गया, a है, वैसे ही यहाँ पर x के साथ गुणा में क्या है, b। अगर हमको b का मान लिखने के लिए आएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, b बराबर क्या होगा, यहाँ पर क्या है, x के साथ गुणा में -7, तो b बराबर होगा -7। c का मान लिखने के लिए आएगा तो क्या होगा, c बराबर होगा 5, तब हम लोग क्या लिखेंगे, c बराबर 5, ठीक है। तो ए बी सी में से किसी एक का मान लिखने के लिए हम लोग को एग्जाम में आ सकता है, जरूरी नहीं कि ए ही आए, बी भी आ सकता है, सी भी आ सकता है। मानक स्वरूप से आपको तुलना करनी है, और आपको पता ही है x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है, और उसके बाद c होता है। तो x² जैसे अब a का मान निकालने के लिए आएगा तो x² का जो भी गुणांक होगा वो हो जाएगा a का मान, और x का गुणांक जो भी होगा वो गया b का मान, और उसके बाद जो होगा वो हो जाएगा c का मान, ठीक है। यहाँ पर x का घात 0 होता है, c के साथ जो होता है x का घात 0 होता है, इसीलिए उसको नहीं लिखा जाता। ये वर्ग समीकरण में एक इस प्रकार का आपको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। इसके बाद एक ऐसा भी आ सकता है आपको, आप लोग सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड टाइप का क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, 2y² - y + 2 = 0 के लिए विवेचक का मान निम्न में से कौन सा है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को विवेचक का मान ज्ञात करना है। विवेचक की जगह इसमें डेल्टा का भी मान आ सकता है, ऐसा भी आ सकता है कि डेल्टा का मान
ज्ञात करो या विवेचक का मान ज्ञात करो। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग? समीकरण उतारेंगे। ये समीकरण उतारेंगे, उसको क्या करेंगे? वर्ग समीकरण के मानक स्वरूप से तुलना करेंगे। तुलना करने पर हमको ए, बी और सी का मान मिल जाएगा। ए बराबर क्या होगा? 2, बी बराबर क्या होगा? -1 और सी बराबर क्या होगा? 2। ठीक है, ए बी सी का मान मिल गया। अब हमको क्वेश्चन में क्या दिया है? विवेचक का मान ज्ञात करो। तो विवेचक का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? b² - 4ac ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और विवेचक की जगह आपको डेल्टा भी लिख के आ सकता है कि डेल्टा का मान ज्ञात करो। तो b² - 4ac इज इक्वल कैसे करेंगे? b का मान दिया हुआ है, क्या है? b का मान -1, तो -1 का स्क्वायर करेंगे। फिर फॉर्मूले में क्या है? माइनस, तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद फॉर्मूले में क्या है? 4ac, तो 4 लिखेंगे। और आगे क्या है? ac, a का मान कितना है? 2, c का मान कितना है? 2। इस प्रकार से हम लोग मान प्रस्थापित करेंगे। तो जब एक का स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर क्या होगा? एक ही होगा। अभी इन तीनों का आपस में गुणा होगा। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 16। अब यहाँ पर 1 और ये है -16, तो हमको पता है कि 1 के आगे कोई निशान नहीं है, मतलब 1 क्या है? यहाँ पर धन है, और 16 के आगे माइनस है, तो मतलब 16 क्या है? यहाँ पर ऋण है। तो और जब भी धन और ऋण का निशान होता है तो हम लोग क्या करते हैं? घटाते हैं। आप सबको पता है ये बात। तो घटाते हैं, और घटाने के बाद हम लोग बड़ी संख्या का चिन्ह लगाते हैं। तो जब 16 में से 1 गया तो कितना बचेगा हमारे पास? 15 बचेगा। और बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या 16 है। तो 16 का हम लोग क्या करेंगे? चिन्ह लगाएंगे। तो 16 का चिन्ह क्या है? माइनस। तो यहाँ पे आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस। उसके बाद जो हमको 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से हम लोग चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन पे -15 है। तो ऑप्शन नंबर बी पे क्या है? -15 है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? आंसर क्या होगा? बी, न कि -15। 15 लिखने के बाद, -15 लिखने के बाद ऑप्शन में चेक करना है, और जो ऑप्शन होगा उसको हम लोग को उतारना है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये भी आप लोग को आता है विवेचक का मान ज्ञात करने के लिए, या फिर आपको डायरेक्ट भी ऐसा आता है कि दिए गए फॉर्मूले कि b² - 4ac का मान ज्ञात करो, ऐसा भी आ सकता है आपको। या तो आपको ऐसा भी आ सकता है कि डेल्टा का मान ज्ञात करो। ठीक है, अब वर्ग समीकरण में हम लोग एक और प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं। यदि वर्ग समीकरण 2x² - 6x + k = 0 के मूल वास्तविक तथा समान हो तो k का मान निम्न में से कौन सा होगा? इसमें हम लोग को k का मान ज्ञात करना है। और आप लोग को ये याद रखना है, k का जो मान होता है, अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट समीकरण आएगा तो वो 2 मार्क्स के लिए आता है, और सिंपल समीकरण रहेगा तो आपको 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 1A में आ सकता है। तो ये सवाल हम लोग कैसे हल करेंगे? समीकरण लिखेंगे, उसको मानक स्वरूप से तुलना कर कर उसके ABC का मान लिख लेंगे। ए का मान 2 है, बी का मान -6 है, और सी का मान क्या है? k। अब इसके बाद हमको इसमें कंडीशन क्या दी है? हमको कंडीशन दी है कि समीकरण का जो मूल है वो वास्तविक तथा समान है। तो जब समीकरण का मूल वास्तविक और समान होता है तो b² माइनस समीकरण का मूल जब वास्तविक तथा समान होता है तब b² - 4ac का जब समीकरण का मूल वास्तविक और समान होता है तब b² - 4ac का मान क्या होता है? = 0। आप लोगों को ये पता है, जब वास्तविक और समान है तो =0 है। वास्तविक और समान असमान है, समान है तो =0, असमान है तो >0, और अवास्तविक है तो <0। ठीक है, तो जब ये अभी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वास्तविक तथा समान है तो b² - 4ac = 0 आएगा। b का मान लिखेंगे -6 का स्क्वायर, -4 a का मान लिखेंगे 2, c का मान लिखेंगे
के, ठीक है। नॉर्मल जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया वैसे कर लेंगे, b का स्क्वायर कर लेंगे। b का स्क्वायर किसी भी संख्या का आप लोगों को मालूम है, धनात्मक संख्या का स्क्वायर या चाहे ऋणात्मक संख्या का स्क्वायर करो, स्क्वायर करने पर आंसर क्या होगा, धन ही आने वाला है। तो -6 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर हमको 36 मिलेगा। यहाँ पर गुणा करेंगे 4 दूनी 8 और k का गुणा करेंगे तो ये क्या हो गया 8k। अब क्या करना है हमको, k का मान निकालना है, तो इसका क्या करेंगे हम लोग, पक्षांतर कर देंगे। 8k का क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। जब पक्षांतर करेंगे तो ये बराबर के इस तरफ आएगा। और जब भी हम किसी चीज का पक्षांतर करते हैं तो पक्षांतर में ये आपको याद रखना है, ऋण का धन होता है, धन का ऋण होता है, गुणा का भाग होता है और भाग का गुणा होता है। मतलब वो अपोजिट हो जाता है। अगर धन चीज का हम लोग ने पक्षांतर किया तो वो ऋण हो जाएगा, ऋण का पक्षांतर किया तो वो धन हो जाएगा। और अगर कोई संख्या यहाँ पर भाग में है उसका पक्षांतर करेंगे तो वो उस तरफ गुणा में हो जाएगी, और कोई संख्या अगर यहाँ पर गुणा में है उसका पक्षांतर करेंगे तो वो भाग में हो जाएगा। तो वैसे ही 8k का पक्षांतर करेंगे तो क्या मिला हमको, 36 बराबर 8k। अब हमको क्या करना है, 8 k का मान निकालना है, तो 8 का पक्षांतर करेंगे। अब आपको ये ध्यान देना है कि 8k है, यहाँ पर 8 और k दोनों के बीच में कुछ साइन नहीं है, इसका मतलब हम लोग क्या मानते हैं, इनके बीच में क्या है, गुणा है, इनके बीच में गुणा है। तो जब हम लोग 8 का पक्षांतर करेंगे, जैसे मैंने बताया, तो 8 का पक्षांतर करने पर वो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 36/8। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से काट लेंगे, तो ये कट करने पर हम लोग को मिलेगा 9/2। हम लोग जब इसको कट करेंगे तो कट करने पर ये हम लोग 4 से भी काट सकते हैं, जिस भी संख्या से आप काटे। 4 दूनी 8 और 4 नवा 36, तो k बराबर हम लोग को मिलेगा 9/2। दो अगर आप, जैसा है कि अगर आप 2 से कट करेंगे तो थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा, फिर और आपको कट करना पड़ेगा। और आप अगर डायरेक्ट 4 से कट करेंगे तो आपको ये एक ही बार में कट हो जाएगा। इसके बाद अब ये आगे नहीं कट होने वाला। 9/2 को हम लोग आगे नहीं कट कर सकते, किसी भी सेम पहाड़े में दोनों संख्या नहीं आती है, तो अब ये आगे कट नहीं होगा। तो अब जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें हम लोग चेक करेंगे ए बी सी डी, इसमें से कौन से ऑप्शन में 9/2 दिया हुआ है। तो 9/2 ऑप्शन नंबर बी के साथ है, तो आंसर क्या होगा हमारा, बी। ठीक है, इस प्रकार से वर्ग समीकरण के 3 क्वेश्चन इस प्रकार से आ सकते हैं। एक हमने देखा कि मानक स्वरूप से तुलना कर कर, एक सेकंड, एक हम लोगों ने देखा कि इसमें हम लोगों ने क्या किया, ए का मान निकाला, इसकी जगह बी और सी का भी मान आ सकता है। और ये हम लोगों ने देखा विवेचक का मान निकालने के लिए, विवेचक का मान ज्ञात करने के लिए इसमें डेल्टा भी आ सकता है कि डेल्टा का मान निकालो। और तीसरा प्रकार हम लोगों ने देखा कि हमको एक कंडीशन दी हुई थी, कंडीशन के साथ हमको के का मान ज्ञात करना था। तो इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन नंबर 1A में आ सकते हैं। ठीक है, अब वर्ग समीकरण में हम लोग चौथे प्रकार का क्वेश्चन देखेंगे। यदि चौथा प्रकार का क्वेश्चन अभी देखते हैं, यदि वर्ग समीकरण k² - 7x + 12 = 0 का एक मूल 3 हो तो k का मान क्या होगा। ठीक है, ये हमको एक वर्ग समीकरण दिया है और हम लोग को एक कंडीशन दी है कि इसका एक मूल 3 है, तो k का मान ज्ञात करो। इसमें भी हमको k का मान ज्ञात करना है, लेकिन ये पिछले वाले प्रश्न से अलग है। उसमें हमको क्या कंडीशन दी थी, उसमें हमको दिया था कि जो वर्ग समीकरण का मूल है वो वास्तविक तथा समान है, हमको वो कंडीशन दी थी। अब इसमें हमको क्या दिया है, इसमें हमको एक मूल का मान दे दिया है कि यदि एक मूल 3 हो तो k का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो वर्ग समीकरण लिखेंगे। मूल अर्थात ये होता है कि जब भी हम लोग इस समीकरण में x बराबर 3 रखेंगे, जैसे अभी यहाँ पे दिया मूल, मतलब एक प्रकार से उसका उत्तर समझ लीजिए कि ये समीकरण को वो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। ये जो समीकरण है k² - 7x + 12 = 0, जिसके और राइट हैंड साइड में 0 है, अगर हम लोग उसके लेफ्ट हैंड साइड में x बराबर 3 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 0 आएगा।
तो मूल का अर्थात ये होता है कि वो क्या करेगा, उस समीकरण को सेटिस्फाई करेगा जब हम लोग x बराबर 3 रखेंगे। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन किस प्रकार से हम लोग हल कर सकते हैं। ये वर्ग समीकरण जिस प्रकार से दिया है हम लोग लिखेंगे k स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें हमको दिया है कि इसका एक मूल क्या है, 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 3 रखेंगे। ठीक है, इस समीकरण में जहां पर भी x होगा, अब हम लोग वहां पर क्या मान रखेंगे, x बराबर 3। तो अब यहाँ पे हमको दिख रहा है जैसा समीकरण है वैसा का वैसा उतारना है आपको, बस चेंजेस क्या करना है, x की जगह पर अब आपको 3 लिखना है। तो जैसे समीकरण में k है वैसे ही आपको k उतारना है, बट यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर, तो अब एक्स स्क्वायर की जगह पर यहाँ पर हमको क्या लिखना रहेगा, 3 का स्क्वायर। जहां पर भी अब x है वहां पे मान क्या हम लोग रखेंगे, 3 रखेंगे। माइनस वैसे का वैसा उतारना है, 7 वैसे का वैसा उतारना है, 7 के बाजू में क्या है, गुणांक में गुणे में x है, तो अब क्या करेंगे, वापस से x का मान क्या लिख देंगे, यहाँ पर 3 लिखेंगे, प्लस 12 वैसे का वैसा उतारना है। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, k को वैसा का वैसा उतारना है, 7 त्रिक 21 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। बाकी समीकरण वैसे का वैसे ही रखना है। ठीक है, 21 में से 12 घटा देंगे, जैसा भी मैंने बताया था, एक ऋण है और एक क्या है, धन है। तो जब एक ऋण और एक धन होता है तो वो संख्या क्या होती है, आपस में घटती है, और जो चिन्ह होता है वो बड़ी संख्या का लगेंगे। तो 21 में से 12 घटाने पर माइनस 9 आएगा, और बड़ी संख्या क्या है, 21 है, तो उसका चिन्ह लगेगा। अब हमको मान किसका निकालना है, k का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, 9 का पक्षांतर करेंगे। 9 यहाँ पे माइनस में है, पक्षांतर करने पे जब इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। उसके बाद हमको क्या करना है, k का मान निकालना है, तो k बराबर क्या आएगा, ये 9 का भी हम लोग पक्षांतर कर देंगे, यहाँ पर ये गुणा में है, इस तरफ ये भाग में आ जाएगा, 9 एकम 9, तो 9 कट जाएगा और उत्तर आएगा 1। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो उत्तर है उसमें से चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन में उत्तर सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें उत्तर सही दिया हुआ है, हमारा जो उत्तर आया है k बराबर 1, तो हम लोग आंसर में लिखेंगे ऑप्शन ए। ठीक है, ये हम लोग इस प्रकार से आपको वर्ग समीकरण में इस प्रकार के आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चन नंबर 1A के लिए एक एक मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं ये। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे अंक गणितीय श्रृंखला। अभी अंक गणितीय श्रृंखला में हम लोग को एक जैसे अब हम लोग पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1A के लिए क्वेश्चन आ सकते हैं। तो दी गई समांतर श्रेणी में यदि tn बराबर 24 tn बराबर 24 है, n बराबर 12 है और d बराबर 2 है, तो a का मान कितना होगा, ऐसा हमको क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो और इसके भी 4 ऑप्शन होंगे। तो tn का फॉर्मूला आप लोग को पता ही है, tn बराबर क्या होता है, tn का फॉर्मूला आप लोग को पता है, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब क्या करेंगे, मान लिख देंगे, tn का मान हमको क्या दिया है 24, तो tn की जगह पे हम लोग लिख देंगे 24। a का मान हमको क्या दिया है, ज्ञात करना है, तो a का मान कुछ नहीं लिखेंगे, a वैसे का वैसे ही रखेंगे। ठीक है, और n का मान क्या दिया है, n बराबर दिया है हमको 12, तो यहाँ पर 12 लिख देंगे, -1 फॉर्मूले में है, और d का मान कितना है 2। तो इस प्रकार हम लोग मान प्रस्तापित कर देंगे। मान प्रस्तापित करने के बाद हम लोग आगे का सॉल्व करेंगे। 12 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 11, 11 इंटू 2 करेंगे, कितना हो जाएगा 22। बाकी समीकरण वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब मान किसका निकालना है, ए का निकालना है। ए को इसी तरफ रहने देंगे, 22 का क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। जैसे ही हम लोग 22 का पक्षांतर करेंगे वो क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। 24 में से 22 जब जाएगा तो कितना मिलेगा, आंसर हमको 2 मिलेगा। अब ये ऑप्शन जो है इसमें से हम लोग चेक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हम लोग का सही आंसर होगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो अंक गणितीय श्रृंखला में इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आ सकता है, tn का मान दिया होगा, n का मान दिया होगा, d का मान दिया होगा, a का मान ज्ञात करना होगा, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन आ सकता है। अब ये दूसरे प्रकार का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमको a का मान दिया है, क्या दिया है हमको क्वेश्चन में
a बराबर 2 दिया है, d बराबर 5 दिया है। इस समांतर श्रेणी का 7वां पद क्या होगा ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो a बराबर 2 जो मान दिया वैसा लिख देंगे, a बराबर 2, d बराबर 5 और हमको 7वां पद ज्ञात करना है। तो हम लोग को इसका अर्थ है हम लोग को क्या ज्ञात करना है, T7 इसका अर्थ है हम लोग को क्या ज्ञात करना है, T7 ज्ञात करना है। Tn का फॉर्मूला आपको पता है, ये Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अब हमको क्या ज्ञात करना है, T7 ज्ञात करना है। तो n की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। ठीक है, बाकी मान वैसे प्रस्थापित कर लेंगे। a का मान कितना दिया क्वेश्चन में, 2। अब ज्ञात क्या करना है, कौन सा पद ज्ञात करना है, 7वां ज्ञात करना है। तो n की जगह पर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा माइनस 1। d का मान क्या दिया क्वेश्चन में, 5। तो वैसे का वैसे ही रखेंगे। 7 में से 1 गया, 6 आ गया, 6 पचे 30, 30 में 2 जोड़ दिया, उत्तर आएगा 32। 32 आएगा। ऑप्शन में हम लोग चेक करेंगे, ऑप्शन में जो डी है, डी क्रमांक में 32 उत्तर दिया है, तो आंसर हम लोग लिखेंगे, आंसर क्या होगा, डी होगा। और वैसे भी आपको ये जो टीएन का फॉर्मूला है ये आपको याद रखना है, इस क्वेश्चन के लिए नहीं, बाकी जो क्वेश्चन है उसमें भी अगर आपको मान लो आपको सवाल हल करने नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप फॉर्मूला भी लिखते हो तो भी आपको उसके मार्क्स मिलेंगे। लेकिन ये याद रखना, इस क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लिखने के या हल करने के कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। तो ये आप जितना भी रफ में, सिंपल वे में और जल्दी सॉल्व कर सके उतना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसको हल करने के या फॉर्मूला लिखने के या सिस्टमैटिक लिखने के कोई मार्क्स नहीं है। इसमें जो भी मार्क्स है वो आपको ऑप्शन सही लिखने के मार्क्स मिलते हैं, न कि किस प्रकार से आपने सॉल्व किया है और कितने स्टेप्स में सॉल्व किया है, इस पे आपको मार्क्स नहीं है। बट इन जनरल जो बाकी के क्वेश्चन है उनके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा टीएन का, तो बहुत बेटर है। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए कोई क्वेश्चन है आपको डिफिकल्ट लग रहा है, आ ही नहीं रहा है, बट अगर आप फॉर्मूला उसमें टीएन का लगता है, आप फॉर्मूला भी लिखेंगे तो आपको एटलीस्ट फॉर्मूले के मार्क्स मिल सकते हैं। इसमें अब हम लोग थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखेंगे कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 1 हो तथा nवां पद 20 हो, यदि Sn बराबर 399 हो तो n का मान कितना होगा। ठीक है, तो इसमें प्रथम पद क्या दिया है हम लोग को, 1 दिया है। Tn बराबर nवां पद कितना दिया है, 20 दिया है, और Sn बराबर 399 दिया है। अब Sn का देखो दो फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला आपको याद करना है। ठीक है, एक Sn का फॉर्मूला होता है Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वो एक फॉर्मूला होता है। दूसरा एक फॉर्मूला होता है Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में t1 प्लस tn। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आपका जो पहला वाला फॉर्मूला है वो नहीं लगेगा, इसमें आपका जो दूसरा वाला फॉर्मूला है n बटे 2 T1 प्लस Tn, ये वाला फॉर्मूला आपको लगने वाला है। तो आपको एक बार क्वेश्चन में भी ध्यान देना होगा कि कौन सा किस चीज का मान दिया हुआ है, उस हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना होता है। अब जैसे इसमें T1 का मान दिया है, जैसे इसमें T1 का मान दिया है और Tn का मान दिया हुआ है और Sn का मान दिया है, तो इस प्रकार से आपको जो दूसरा वाला फॉर्मूला है वो लगाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसमें फॉर्मूला लिखेंगे Sn बराबर n बटे 2 ब्रैकेट में T1 प्लस Tn। ठीक है, मान प्रस्थापित करेंगे। Sn का मान हमको क्वेश्चन में कितना दिया है, 399, वो लिख देंगे। n बटे 2, n का मान है क्या, नहीं है, n हमको क्वेश्चन में हमको ज्ञात करने के लिए दिया है, तो ये पार्ट वैसे का वैसे ही उतार लेंगे। आगे क्या करेंगे, T1 का मान कितना होगा, 1 लिखेंगे। Tn का मान कितना होगा, 20, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिख देंगे। अब क्या करेंगे, 20 प्लस 1 जोड़ देंगे, 21 हो गया। बाकी चीजों को वैसा का वैसे ही रहने देंगे। अब हमको n का मान ज्ञात करना है, तो n को यहीं पे रहने देंगे और बाकी जो 2 है और 21 है, दोनों का क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर मतलब बराबर के उसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरफ लेके आएंगे। और जैसे मैंने पहले भी आप लोग को बताया, कोई भी चीज का पक्षांतर करने पर उसमें चेंजेस आएगा, धन का ऋण, ऋण का धन, गुणा का भाग और भाग का गुणा। तो अब यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि 2 यहाँ पर क्या है, 2 यहाँ पर भाग में है,
तो इस तरफ जब जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 ऊपर की तरफ आ जाएगा। 21 यहाँ पर क्या है, n के साथ गुणा में है, तो जब इसका पक्षांतर करेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 399 को 21 से भाग देंगे, उत्तर आएगा 19, और 19 और यहाँ पर हमारे पास 2 बचा है, तो 19 और 2 का गुणा करेंगे तो 19 92 जा 38, तो n बराबर हमको मिल गया 38। तो अब क्या करेंगे, जो ऑप्शन है उसमें हम लोग चेक करेंगे 38 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी के साथ। तो आंसर हम लोग लिखेंगे, आंसर बी जो है वो राइट है। इस प्रकार से आपको ये हल करना है। ठीक है, तो एसएन के भी 2 फॉर्मूले हैं, दोनों फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। और जैसे कोई क्वेश्चन है उसमें भी अगर आप एसएन का फॉर्मूला लग रहा है और लगा रहे हो तो आपको वो फॉर्मूले के मार्क्स मिलेंगे। इस क्वेश्चन के लिए नहीं बता रही हूँ, बट दूसरे जो क्वेश्चन है उसमें आपको उसके मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन देखना भी है कि जैसे अब इसमें T1 और Tn का मान दिया है, तो बट ऑब्वियस है कि जो Sn का दूसरा वाला फॉर्मूला है वो इसमें लगेगा। ठीक है, ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रकार से भी आपको अंकगणित श्रृंखला से क्वेश्चन आ सकता है। ए बराबर 10 दिया है, डी बराबर 5 दिया हो, तो समांतर श्रेणी के प्रथम 2 निम्न में से कौन से होंगे। ठीक है, ए बराबर हमको क्वेश्चन में 10 दिया हुआ है, डी बराबर ए बराबर 10 दिया हुआ है, डी बराबर 5 दिया हुआ है। अब हमको मालूम है कि ए बराबर किसके होता है, T1 के होता है। प्रथम 2 पद ज्ञात करने, तो पहला पद हमको मिल गया, पहला पद T1 और ए का मान सेम ही होता है, तो पहला पद क्या हो गया, 10 हो गया। उसके बाद प्रथम 2 पद ज्ञात करना है, दूसरा पद मतलब T2 ज्ञात करना है, तो T2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, T1 प्लस डी करेंगे। T1 क्या था, 10 था, प्लस डी, डी मतलब जो हमारा सामान्य अंतर है वो कितना हो गया, 5, 10 में 5 जोड़ देंगे 15, तो हमको आंसर क्या मिल गया, 15 मिल गया। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसमें ए का मान दिया हुआ होगा, ए मतलब हो गया आपका T1, और T2 के लिए आप लोग को क्या करना है, T1 प्लस डी करना है, तो जो भी T1 का मान होगा उसमें डी जोड़ देना है, तो 15। अब ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन कहाँ पर सही है, तो हमको ऑप्शन उत्तर क्या मिला है, T1 का मान मिला है हमको 10, और दूसरे पद का मान मिला है 15, तो 10 और 15 जिस ऑप्शन में होगा वो हमारा आंसर राइट होगा, तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अभी हम लोग अपना चौथा चैप्टर देखेंगे, संभाव्यता या प्रायिकता। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आप लोग को भी बहुत पसंद होगा ये चैप्टर, और बहुत इजी भी है ये चैप्टर। तो इसमें से किस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग को आ सकते हैं, हम लोग को ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित विकल्प में से कौन सी प्रायिकता या संभाव्यता नहीं हो सकती है, कौन सी नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें हमको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको ये याद रखना है कि संभाव्यता या प्रायिकता का मान जो होता है वो 0 से 1 के बीच में ही होता है। तो 0 से 1 के बीच में जो भी मान होगा वो प्रायिकता या संभाव्यता का हो सकता है, लेकिन 0 से 1, 0 से कम या 1 से ज्यादा होगा तो वो संभाव्यता या प्रायिकता नहीं हो सकती। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन में दिया है 1.5, तो ये क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी। इतना याद रखिए आप कि संभाव्यता या प्रायिकता का मान हमेशा 0 से 1 के ही बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मान दिया है 1.5 वो 1 से ज्यादा है, तो यहाँ पर जो हमको क्वेश्चन दिया है कि कौन सी संभाव्यता या प्रायिकता नहीं हो सकती है, तो 1.5 जो है वो प्रायिकता या संभाव्यता नहीं हो सकता है, तो आंसर हमारा क्या होगा, आंसर बी होगा राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, यदि n ऑफ a इज इक्वल्स टू 2, p ऑफ a इज इक्वल्स टू 1/5 तथा n ऑफ s ज्ञात करने के लिए। ठीक है, आपको प्रायिकता या संभाव्यता का सूत्र ज्ञात करने का फॉर्मूला आपको पता है, ये वाला क्या होता है, p ऑफ a इज इक्वल्स टू n ऑफ a बटे n ऑफ s। ठीक है, तो इसमें आपको n ऑफ a का मान दिया है और
P ऑफ A का मान दिया है और N ऑफ S का मान ज्ञात करना है। तो इसमें आप जैसा मान दिया वैसा प्रतिस्थापित करेंगे और क्या करेंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, यहाँ का गुणा यहाँ और यहाँ का गुणा यहाँ। तो N ऑफ S का गुणा 1 में करेंगे और 5 का गुणा 2 में करेंगे। N ऑफ S का गुणा 1 में होगा तो N ऑफ S आएगा और 5 का गुणा 2 में होगा तो कितना आएगा, 10। तो इस ऑप्शन में से देखेंगे ऑप्शन 1 जो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये संभाव्यता, ये प्रायिकता का जो सूत्र है ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि इस क्वेश्चन में तो आपको इसके नहीं मार्क्स मिलने वाले, लेकिन दूसरे क्वेश्चंस में आपको सूत्र के मार्क्स मिल सकते हैं। इस क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ अगर आपने ऑप्शन सही लिखा है उसी का मार्क्स मिलेगा, ठीक है। ऐसी थर्ड टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। एन ऑफ ए हमको 6 दिया है, एन ऑफ एस 36 दिया है और पी ऑफ ए ज्ञात करना है। सेम सूत्र है, पी ऑफ ए बराबर क्या होता है, एन ऑफ ए और एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए का मान कितना है, 6 है, एन ऑफ एस का मान 36 है। तो 6/36 है। तो क्या करेंगे, 36 में 6 के पहाड़े से दोनों को काट लेंगे, 6 कम 6, 6 के 36। तो उत्तर क्या मिलेगा, 1/6। जो ऑप्शन दिया है उसमें से हम लोग चेक करेंगे 1/6 कहाँ पर है, तो 1/6 ऑप्शन बी के साथ है। तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन बी। ठीक है। और ये भी आपको इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है, यदि एक सिक्का फेंका गया तो नमूना अवकाश नंबर ऑफ एस की निम्न में से नमूना अवकाश की संख्या क्या होगी। ठीक है। अगर एक सिक्का फेंका गया तो एक सिक्का फेंकने पर सैंपल स्पेस क्या होता है, एच और टी, एच कॉमा टी। तो घटकों की संख्या कितनी हो गई, घटकों की संख्या हो गई 2। ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एन ऑफ एस, नंबर ऑफ एस कितना होगा, 2। ऑप्शन कौन सा है, बी वाला राइट है। और इसकी जगह आपको ऐसा भी आ सकता है, 2 सिक्का उछाला गया तो 2 सिक्का उछालने पर नमूना अवकाश ये नंबर ऑफ एस के घटकों की संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है। एक सेकेंड, हाँ, जब 2 सिक्का उछाला जाता है तो कितनी हो जाएगी घटकों की संख्या, 4 हो जाती है। 3 सिक्का उछाला जाता है तब घटकों की संख्या कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। तो ये आप याद रखिए, ऐसे आपको ऑप्शन में आ सकता है। एक सिक्का उछालने पर नमूना अवकाश के घटकों की संख्या 2 रहेगी, 2 सिक्का उछालने पर नमूना अवकाश के घटकों की संख्या 4 होती है और 3 सिक्का उछालने पर नमूना अवकाश के घटकों की संख्या 8 होती है। तो इस प्रकार से भी आपको 1A में, क्वेश्चन नंबर 1A में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोगों ने आज का लेक्चर सुना, एक बार हम लोग उसको वापस से ये कर लेते हैं। ठीक है। तो आप आज हम लोगों ने इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन पेपर है प्रश्न पत्रिका, उसमें क्वेश्चन नंबर 1A में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसकी हमने अलग अलग जो हमारे पार्ट है, 4 पार्ट, उनकी हम लोगों ने चर्चा की कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं और कैसे आपको लिखना है। लिखने का तरीका मैंने आपको बताया है, आप कहीं पे भी रफ में सॉल्व कीजिए, आपको सिर्फ ऑप्शन सही लिखना है, ना कि आंसर लिखना है। आपको जो ऑप्शन है, जो क्वेश्चन के साथ 4 ऑप्शन होते हैं वही लिखना होता है, वो ऑप्शन आपको सही लिखना है और एक ही बार ऑप्शन लिखना है। 4 पन्नों पे 4 अलग-अलग ऑप्शन नहीं लिखना है। अगर आप 4 पन्नों पे 4 अलग-अलग ऑप्शन लिखोगे तो जो पहली बार ऑप्शन लिखे रहोगे वही ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। पीछे के ऑप्शन आपके सही नहीं माने जाएंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1A आपको करना होता है और सारे क्वेश्चन की 1 मार्क्स होते हैं और चारों के चारों आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। चारों के चारों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है सर।
मैडम। हाँ सर। टीचर हाँ बोलो बेटा। जी ये पूछना था कि जो विकल्प वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें प्रश्न एक ए लिख के और क्वेश्चन एक भी लिखना है, डायरेक्ट आंसर लिख के ऑप्शन ए बी सी ऐसे हाँ बेटा डायरेक्ट ऑप्शन इस प्रकार, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 ए लिखना है। कोई भी क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है ना? नहीं नहीं, क्वेश्चन लिखने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। 1 ए का आंसर मान लो ए, फर्स्ट का आंसर ए है, तो आपको इस प्रकार से ऑप्शन लिखते जाना है, क्वेश्चन लिखने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू टीचर। वेलकम। और हाँ, जो टीचर प्रश्न क्रमांक 1 का बी रहता है उसमें भी हम लोग को क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है ना, खाली सॉल्व कर दो तो हो गया ना? हाँ बेटा, आप क्वेश्चन नहीं लिखोगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर सही आपको लिखना है और उसमें आपको स्टेप्स लिखना है, ठीक है? उसमें स्टेप्स के मार्क्स हैं बेटा आपको, तो उसमें आपको स्टेप्स लिखना है। इसमें आपको नहीं करना है स्टेप, इसमें सिर्फ आपको ऑप्शन लिखना है। तो वो 2 स्टेप का क्वेश्चन होता है, तो एक स्टेप पे आधा मार्क्स होता है, एक स्टेप पे आधा मार्क्स होता है, ऐसे 1 मार्क्स का वो भी क्वेश्चन होता है, लेकिन बेटा उसमें आपको सॉल्व करना रहता है। इसमें आप लोग रफ में सॉल्व कर सकते हैं और ऑप्शन लिख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको सॉल्व करना है। हेलो टीचर। हाँ बोलो बेटा।